हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू सेशन 2025-26। आई नो बहुत टाइम से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं कि मैम जल्दी से क्लास 11th का जो सिलेबस है इंग्लिश का जल्दी से स्टार्ट कीजिए मैम प्लीज। तो लीजिए, फाइनली आप सभी लोगों का जो इंतजार है वो आज खत्म होता है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 2025-26 का क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस। यस, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 के बारे में ही बात करने वाले हैं और मैं तो देखो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए सेशन को स्टार्ट करने के लिए। और आप कितना खुश हो, कितना एक्साइटेड हो, वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो बेटा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जरूर से जरूर मेरे साथ शेयर करना कि आप कितना खुश हो, कितना एक्साइटेड हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 की कि इसमें आपके कितने बुक्स हैं और सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली 2 बुक्स हैं क्लास 11th में इंग्लिश की। एक है हॉर्नबिल जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इस बुक में कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। मतलब बेसिकली हमारा पाला किससे पढ़ने वाला है इस साल। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम देख लेते हैं हॉर्नबिल के सभी चैप्टर्स, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वेल यू नो द ड्रिल। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है। वेल हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि ये चैप्टर किसके बारे में है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जितने भी चैप्टर्स आपके इस बुक के अंदर है वो एंटायरली फिक्शनल नहीं है। इनफैक्ट या तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या खुद की कोई पास्ट मेमोरीज हैं जो इन ऑथर्स ने और राइटर्स ने हमारे साथ शेयर किया है। तो हमें हर स्टोरी के बाद एक मैसेज या कुछ लर्निंग सीखने को ही मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इन चैप्टर से भी, इन पोम से भी हमें ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, लेकिन ये जानने और समझने को भी मिलेगा कि लोगों के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस जब उनके साथ घट रहे थे तब उनका कैसा अप्रोच था उस सिचुएशन को लेकर, उस सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वो भी हमें जानने को, समझने को, सीखने को मिलता है। राइट स्टूडेंट्स, तो चैप्टर और सिलेबस को तो समझेंगे, इसके अलावा हम इन लोगों के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इनकी जो मेमोरीज हैं और इनके जो रिएक्शंस हैं उन्हें भी जानकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस चैप्टर के अंदर खुशवंत सिंह ने बात किसकी की है। तो देखिए, पोर्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, एकदम सरल भाषा में बताऊं तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटिंग। लेकिन इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने किसी पेंटिंग के बारे में या ड्राइंग या स्केच के बारे में बात नहीं की है। इनफैक्ट इसमें इन्होंने बात की है अपनी दादी की। इस पूरे चैप्टर में इन्होंने बताया है कि उनकी दादी कैसी इंसान थी और इनका उनके साथ, अपनी दादी के साथ जो बॉन्ड था वो कैसा था। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करते हैं ना, तो रीडर्स के दिमाग में खुशवंत सिंह की दादी की एक इमेज बनती है और हमारे दिमाग में जो दादी की इमेज बनती है, दैट इमेज इज पोर्ट्रेट। कई बार ये टाइटल को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे हमें अभी PYQs या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात अभी तो नहीं करनी है इस वीडियो में, बट स्टिल ये पॉइंट यहाँ आया तो मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टर्म पोर्ट्रेट या ऑफ दिस टाइटल। तो उस केस के अंदर जो मैंने अभी अभी आपको बताया इस चैप्टर के बारे में, वो बिल्कुल रेलेवेंट आंसर है। ठीक है, तो ये है ये चैप्टर के बारे में कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारी पहली पोएम की तरफ, जो कि है अ फोटोग्राफ और इसे लिखा है शर्ली चूसो ने। ये फोटोग्राफ जो है वो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। इट्स अबाउट मदर डॉटर रिलेशनशिप, कि मदर की और डॉटर की जो पास्ट मेमोरीज हैं वो पास्ट मेमोरीज कैसी हैं, हैप्पी हैं या सैड हैं, और जब वो अपनी पास्ट मेमोरीज में होती हैं तब वो कैसा फील कर रही होती हैं। बेसिकली ये पोएम 3 स्टेजेस में है, टाइम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में ये पोएम है। ठीक है, देन हमारा चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर को लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने, एंड अगेन बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ऐसा क्यों? इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी फैमिली के बारे में बात हुई है जो इस दुनिया का एक चक्कर लगाने का प्लान करती है। अब ये चक्कर हवाई जहाज में नहीं, पानी के जहाज में करने का ये प्लान करती है, यानी एक वॉयज पर जाने का प्लान करती है। अब इस
वॉयज में इस फैमिली के सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम के साथ ये कैसे डील करते हैं, उन्हें कैसे सारे चैलेंजेस को फेस कैसे करते हैं, और फैमिली का साथ होना कितना ज्यादा जरूरी होता है, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलता है। अगेन अ वेरी वेरी गुड चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। इसे लिखा है A.R. विलियम्स ने। ये जो टुट है, इट्स अ नेम ऑफ इजिप्शियन फेरो। फेरो का मतलब होता है किंग, इजिप्शियन किंग। तो ये जो टुट है बेसिकली एक इजिप्शियन ममी है, यानी ये जो फेरो है, टुट फेरो है, इसकी ममी मिली जो 3300 ईयर्स पहले जिसकी डेथ हो गई थी। तो आफ्टर 3300 ईयर्स इसकी जो ममी है, जो कॉफिन है, वो जो टूम है, वो मिला। और ये देखा जाए तो एक इतिहास का एक पन्ना है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर ममीज के बारे में हम जानेंगे, और जो ये टुट है, ये जो फेरो है, इजिप्शियन फेरो, इनके बारे में जानेंगे कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो रिवील होते हैं इस चैप्टर के थ्रू, और बहुत सारी चीजें हमें इजिप्शियन कल्चर के बारे में भी जानने को मिलती हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी नाइस चैप्टर। इसके बाद हमारी सेकेंड पोएम आती है, जो कि है द लबरनम टॉप। ये जो लबरनम होता है, क्या होता है बेटा? बेसिकली अमलतास का पेड़, और धूप में गर्मियों में बहुत फलता फूलता है। देखा जाए तो गर्मियों के टाइम पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो झुलस जाते हैं। ठीक है, जो फूल होते हैं वो भी इतना अच्छे से खिलते नहीं है, लेकिन एक गुलमोहर का पेड़ और एक अमलतास का पेड़, इस पर इतने खूबसूरत फूल निकल कर आते हैं। तो इस अमलतास का पेड़ को जब देखते हैं ना, तो एक दोपहरी और उस टाइम पे ये अमलतास का पेड़ जब एकदम स्टिल दिखाई देता है, तो एकदम बेजान सा लगता है, एज इफ कि इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। लेकिन फिर एक खूबसूरत सी, एक चंचल सी गोल्ड फिंच बर्ड आती है, और इस पेड़ में मानो जैसे कोई जान आ जाती है, जैसे किसी ने इसमें सांसें फूंक दी हैं। अब ये सब कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है, ये सब हम कब जानेंगे? जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। बेटा, अगली पोएम पर जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आई एम श्योर इस वीडियो को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा, जैसे सीबीएसई के लिए तो ये है, तो सबको ये तो क्लियर रहेगा ही कि हाँ भाई सीबीएसई के लिए है ये, लेकिन क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं मैम? क्या ये एमपी बोर्ड के लिए, क्या हम भी इसे देख सकते हैं? क्या यूपी बोर्ड के लिए है, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड जो होते हैं ना, वो भी एक क्वेश्चन पूछा करते हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस होता है वो सिमिलर ही होता है, मतलब सिमिलर भी नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो पूछते हैं कि मैम ऑल्दो हमारा जो सिलेबस है सेम है, लेकिन फिर भी क्या हम पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस जो है अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है कि बोर्ड्स अलग अलग हैं, तो जो क्वेश्चंस जिस तरीके से फ्रेम होता है ना, वो डिट्टो सेम नहीं होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी आप जब कोई टॉपिक देखते हो ना, तो अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है, बिल्कुल उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो अगर भले ही आप एमपी बोर्ड से हो, भले ही आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, इसके अलावा किसी भी और स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपके इंग्लिश की बुक में ये चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रूथ, लेट्स से किसी जूनियर क्लास में मान लो ये चैप्टर 3 आ जाता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हो उस चैप्टर को। क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा चैप्टर को समझिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को समझिए, फिर उसके बाद चाहे आपसे कहीं से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कभी इस चीज से घबराना है ही नहीं कि भाई ये सीबीएसई लिखा हुआ है मैम ने, तो हम एमपी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, या राजस्थान, झारखंड, या कोई भी XYZ जो भी बोर्ड है, क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए रेलेवेंट है ये, इसमें कभी कोई डाउट मत रखना मन में, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो बेटा कंफ्यूजन का मामला तो है ना, अपने को रखना है ही नहीं, कहीं भी नहीं रखना है। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं हमारी पोएम नंबर 3 पे, जो कि है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो अच्छा, पहली वाली जो पोएम है वो किसने लिखी थी? टेड ह्यूज ने। ठीक है, ये हग्स नहीं बोलेंगे, इन्हें ह्यूज ही बोलेंगे। ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम के अंदर बारिश की बूंदों के बारे में भी बात हुई है, और जब बारिश होती है और जो उनकी बूंदों की गिरने की जो एक आवाज होती है, वो बहुत म्यूजिकल होती है और कानों को बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट जो धीमी धीमी बारिश होती है ना, अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे उस बारिश की, तो आपको बहुत ही सुकून सा फील होता है, और एक अलग ही किस्म का सेटिस्फेक्शन सा और कंटेनमेंट सा फील होता है, बहुत ही काम महसूस करते हैं हम।
तो जब हमारे पोएट जो है वो भी इस तरीके का सुकून महसूस कर रहे थे, उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, उसके बारे में जानेंगे हम हमारी इस पोएम में। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसे लिखा है नानी पालकीवाला ने। बेसिकली एलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एलिंग का मतलब होता है पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ, अभी जो पुअर हेल्थ है, एलिंग प्लैनेट, तो आप शायद एक अंदाजा लग ही गया होगा कि हमारा जो प्लैनेट है, जो धरती है, अर्थ है, उसकी गिरती हुई, खराब होती हुई दशा, उसी के बारे में ये चैप्टर है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस की वजह से बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मदर अर्थ है या जो नेचर है उसे डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। और इसीलिए व्हाट इज द वाइटल रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट, ये ग्रीन मूवमेंट की जरूरत क्यों है और उसका कितना बड़ा रोल है इस अर्थ को बचाने में, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, देन आप पोएम नंबर 4, चाइल्डहुड, जिसे लिखा है मार्कस नेटन ने। इस पोएम के बारे में, जैसा कि टाइटल ही बता रहा है कि बचपन के बारे में है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन। बचपन की जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये होती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है, और जिस रिलैक्स तरीके से या जितना केयर फ्री या बेफिक्री से हम रह सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। छोटे बच्चे जब कोई नादानी या कोई बुद्धूपना भी करते हैं ना, तभी हम क्या कहते हैं? ओ सो क्यूट, है ना? मतलब हमें वो उनकी नादानियां भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं। लेकिन जब वही नादानियां करने का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, या वो जो बेफिक्री होती है वो बेफिक्री आपसे छीन ली जाए, तो देखा जाए तो आपका बचपन ही आपसे छीना जा रहा है। तो ऐसी ही कुछ इंसिडेंट्स के बारे में, ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में हम इस पोएम के अंदर जानेंगे। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि है द एडवेंचर, जिसे लिखा है जयंत नार्लिकर ने। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कोई साहसिक काम करना, ऐसा कोई काम जिससे एक थ्रिल आ जाए, है ना? और थ्रिल क्या है? एक फील है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली उन्होंने फिजिक्स और हिस्ट्री का एक कॉम्बो पैकेज दिया है इस चैप्टर के अंदर, और इसमें ये बताया कि कई बार हमें जो लगता है, हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, तो हमें क्या लगता है? ये सच है, ये एक रियलिटी है, क्योंकि हम इसे फील कर रहे हैं, हम इसे महसूस कर रहे हैं। बट बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो चीज हमें लग रहा है कि रियलिटी है, हो सकता है वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक ख्याल हो, सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज हो। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को बनाया गया है। अब एग्जैक्टली वो कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक्चुअल में हो रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि सिर्फ दिमागी ख्याल है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सिल्क रोड। तो ये जो सिल्क रोड है, सिल्क रूट भी इसे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना को जो रूट पूरी दुनिया से जोड़ता है, उसे सिल्क रूट कहा जाता है। और ट्रेड्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बेसिकली बिजनेस के लिए ये रूट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी, उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये सिल्क रूट। इस चैप्टर के अंदर बात की गई है एक ऐसे इंसान की जो एक छोटी सी जर्नी पर निकलता है और माउंट कैलाश पर जाता है। अब वो क्यों माउंट कैलाश पे या कैलाश पर्वत पर क्यों जाता है, इस जर्नी के पीछे का कारण क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो हमें कब पता चलेगा? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पोएम नंबर 5, जो की है फादर टू सन, जिसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। इस पोएम के अंदर जैसा कि बताया जा रहा है, फादर टू सन यानी दो अलग अलग पीढ़ी, दो अलग अलग जनरेशन। आई एम श्योर कि आपने जनरेशन गैप ये जरूर सुना होगा। जनरेशन गैप बेसिकली होता क्या है कि दो अलग अलग जनरेशन के जो लोग होते हैं, जब उनके विचार एक दूसरे से अलग होते हैं और वो विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, या होता है ना जरा ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है अलग अलग थॉट प्रोसेस की, अलग अलग ओपिनियंस की, तो ये जनरेशन गैप जब आता है तो किस तरीके से रिलेशनशिप्स वीक होने लग जाते हैं, किस तरीके से हम अपने ही परिवार से, अपने ही माता पिता से, अपने ही बच्चों से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पिता अपने बेटे से क्या बात करता है, क्या कहता है, उसके बारे में ये पोएम है। एंड अगेन एज आई सेड, बहुत अच्छी पोएम है। अब अगर आप सोच रहे हैं मैम आपने हर चैप्टर के बाद, हर पोएम के बाद यही बोला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो शायद मुझे शॉर्ट में बस इतना कह देना चाहिए कि ये पूरी बुक जो है ना, उसके सभी चैप्टर्स और पोएम्स वाकई में बहुत अच्छी है। और अगर सच में कोई इनसे सीखना चाहे ना, तो वाकई में बहुत बहुत कुछ सीख सकता है।
तो बेटा ये तो हो गई हमारे सारे चैप्टर्स और पोएम्स हमारी हॉर्नबिल बुक से। इसके आगे भी अभी है भैया, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें राइटिंग स्किल्स भी दी हुई है आपकी, कि आपके सिलेबस में राइटिंग स्किल्स कौन कौन सी है। तो देखिए ये 6 राइटिंग स्किल्स हैं: नोट मेकिंग, समराइजिंग, सबटाइटलिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। अब हम हर एक टॉपिक को, हर एक राइटिंग स्किल को 1 बाय 1 देखेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या होता है, देखो लिखना क्या है, लेटर है, लेटर में कैसे क्या लिखना है वो तो हम सीखेंगे, वो तो समझेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी एक होता है फॉर्मेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है अरे लिख देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आपको राइटिंग स्किल का फॉर्मेट अगर दिया हुआ है, सो देयर इज सम रीजन कि वो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आपको उसी फॉर्मेट में उसे लिखना होता है। और बकायदा मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के, अगर गलत लिखा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम 3 नंबर का होता है क्या फॉर्मेट, 10 नंबर का होता है क्या फॉर्मेट, क्या फर्क पड़ता है, एक ही नंबर का तो होता है फॉर्मेट। चाहे 1 नंबर हो चाहे आधा नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा आधा नंबर भी हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। वेस्ट इन द सेंस कि हमें डिडक्ट नहीं होने देना है। हमें हमारा एक एक नंबर, आधा का आधा नंबर भी ध्यान से पाना है, स्कोर करना है। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा कि आपको इस बुक के अंदर जितनी भी चैप्टर्स, पोएम्स और ये जो राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया है, वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी नोट पे मैं यहाँ पर आपको गुड बाय करती हूँ, लेकिन फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि डाउट हो, किसी भी चीज में डाउट हो, बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। और इसके अलावा मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल्स, तो आप क्लास 11th का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं जितने भी नोट्स होंगे वहां पर शेयर करती चलूंगी, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है बेटा, और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो क्या है कि अपना ध्यान जरूर रखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।